महज 11 दिनों में गाजा पट्टी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। कभी खूबसूरत दिखने वाला गाजा इलाके की सूरत बदली तो इसकी तुलना किससे हो, ये समझना मुश्किल हो गया। इसकी वजह ये तस्वीरें हैं जिनमें कुछ लम्हे पहले तक आलीशान नजर आने वाली इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। तो इन्हीं से जुड़े दूसरे हिस्से और पड़ोस की इमारतें मैदान में। इसी तरह कुछ टूटी फूटी इमारतें जलजले से बरपे कहर का एहसास कराती। कुछ जगहों पर मलबों से उठता धुआं शमशान होने का तो कुछ मलबे कब्रिस्तान का। लेकिन इन सब के बीच एम्बुलेंस की सायरन की आवाज और घायलों की मदद के लिए होने वाली हलचल इस बात की तस्दीक करती कि मौत के शहर में इंसान अभी जिंदा है। लेकिन इन जिंदा इंसानों पर क्या बीत रही, यहाँ ये ना तो कोई पूछने वाला और ना ही बताने वाला। क्योंकि इस वक्त गाजा और इसके आसपास रहने वाले हर शख्स का एक जैसा हाल है। हर कोई मौत के साए में जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि उन्हीं के बीच पलने वाले हमास के चंद आतंकवादियों ने इंसानियत को लहूलुहान करने का पाप किया था, जिसके बदले पर जब इजराइल उतारू हुआ तो गाजा के आसमान से बम बरसने लगे और जमीन पर तबाही फैलती चली गई। गाजा के पास के समंदर वाले हिस्से में जहां भी हमास के ठिकाने होने का शक होता, वहां भी अथाह पानी के बीच बारूदी विस्फोट से काला धुआं उठता नजर आता। ऐसे हालात में अस्पतालों में दवाइयों का टोटा, बिस्तरों की कमी और काम करने वालों का अभाव बताकर यूनिसेफ ने इंसानियत के पैरोकारों को झकझोरने का काम किया है। लेकिन इजराइल के तेवर को देखते हुए गाजा पट्टी पर रहम या नरमी के कोई संकेत नहीं है। गाजा में रहने वालों को भी इस बात का अंदेशा है कि इजराइल के हमले और तेज होंगे। शायद यही वजह रही कि गाजा में रहने वालों ने जंग की तबाही में फंसे बच्चों को तनाव से उबारने के लिए उन्हें खेलने का सामान देकर स्कूल के बाहर खुले में छोड़ दिया, ताकि वो बेहतर महसूस करें। लेकिन यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर ऐसी तस्वीर दिखी जो दिल में एक टीस पैदा करने के लिए काफी रही। यहाँ सड़क पर एक ऐसा ट्रक नजर आया जो आइसक्रीम या इसी तरह के दूसरे सामान को खराब होने से बचाने के लिए बने हैं। लेकिन अब ये ट्रक इजराइल के हमले में मारे गए शवों को रखने के वाहन में बदल गए। यानी गाजा के अस्पतालों में शवों को रखने की जगह अब कम पड़ गई है। लेकिन जिस तरह इजराइल हमास को मिट्टी में मिलाने की शपथ लेकर तबाही बरपाने वाले हमले कर रहा है, उसे देखते हुए अगर शवों को रखने वाले ट्रक भी कम पड़ जाएं, तो कोई हैरानी नहीं होगी। क्योंकि इजराइल के सैनिक हमास को मिटाने के इरादे से बेहद उत्साहित होकर गाजा बॉर्डर के साथ साथ लेबनान की उत्तरी सीमा की तरफ बढ़ते दिखे। उत्साहित जवान टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ दक्षिणी इजराइल होते हुए बॉर्डर पर जमा हुए, जहां वो हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी लड़ाई के लिए रणनीति बनाते और मोर्चाबंदी करते नजर आए। इस उत्साह की एक वजह इजरायली सेना के प्रमुख की वो चिट्ठी भी है जिसमें सैनिकों पर देश की रक्षा के काबिल होने का भरोसा जताया गया। लेकिन ये तो जमीनी हमले की तैयारी रही। इससे पहले इजराइल ने एक दिन पहले लेबनान से हुए हिजबुल्लाह के हमलों का भी जवाब दिया। इन हवाई हमलों के बाद कुछ वैसी ही तस्वीर दिखाई दी जैसी गाजा में दिखती है। बताया गया कि इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह से जुड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। यही नहीं, अपनी सरहद की सुरक्षा में इजरायली सैनिक इस कदर चौकन्ने नजर आए कि लेबनान की तरफ से घुसपैठ कर रहे हिजबुल्लाह के आतंकियों की जैसे ही एक झलक दिखी, उन्हें हवाई हमले से मिट्टी में मिला दिया। इजराइल के हमले केवल रात के अंधेरे में ही नहीं हुए। हमास को खत्म करने के इरादे से जंग में कूदे इजराइल की राह में जब हिजबुल्लाह बाधा बना, तो वहां की सेना ने एक मोर्चा लेबनान की तरफ भी खोल दिया। इसके बाद इजराइल को अपनी खुफिया एजेंसी से जहां जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने होने का सुराग मिले थे, वहां तोप के गोले दागे जाने लगे। इसकी पुष्टि इजराइल की सेना ने भी की। בעזה אנחנו מפנים את האוכלוסייה מהעיר עזה. אנחנו מפנים את האוכלוסייה דרומה לנחל עזה. एक बार जब हिजबुल्लाह के खिलाफ आक्रमण का ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर इसमें तेजी आने लगी और फिर लेबनान के आसमान पर विध्वंसक गोले और धुआं नजर आने लगा। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अभी तक 4200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि आम लोगों की तकलीफ लगातार बढ़ती जा रही है। गाजा के इलाके बिजली, पानी और खाने पीने के संकट से जूझते दिखे और जहां भी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की गाड़ियां खाने पीने का सामान लेकर पहुंचती, लोगों की भीड़ टूट पड़ती।
घायलों को लेकर रोते बिलखते लोग अस्पतालों की तरफ लगातार बढ़ते दिखे, लेकिन कुछ घंटों बाद ईंधन खत्म होने से बिजली संकट शुरू होने का खतरा है, जिससे अस्पताल भी ठप पड़ सकते हैं। इस बीच इजराइल ने दावा किया कि हमास ने यूनाइटेड नेशंस के भंडार से गजान के नागरिकों की मदद के लिए रखे गए ईंधन और इलाज के उपकरण चुरा लिए। Today, the United Nations revealed the true face of Hamas when they confirmed that Hamas stole fuel and medical equipment from UN offices in Gaza City. बताया गया कि चुराए गए ईंधन का भंडार इतना था जिससे 6 दिनों तक यहाँ के लोगों को खारा पानी को मीठे में बदलकर पिलाया जा सकता था। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में दोनों देशों में कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये तब सच साबित होता दिखा जब तेल अवीव में अमेरिका के विदेश मंत्री का जान बचाने के लिए बंकर में छिपने की नौबत आ गई। दरअसल इस भीषण जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे थे, जहां तेल अवीव में पीएम नेतन्याहू के साथ उनकी बैठक चल रही थी। ये बैठक रक्षा मंत्रालय के कमांड सेंटर में चल रही थी कि तभी अचानक हमले का सायरन बज उठा। बताया गया कि सायरन को खतरे का संकेत मानकर ब्लिंकन के साथ आए दल और पत्रकारों को सुरंग में छिपा दिया गया, जहां सभी करीब 5 मिनट तक छिपे रहे। हालांकि कुछ देर के बाद हालात सामान्य बताए गए और बैठक फिर से शुरू हो गई। ये बैठक बाइडेन की संभावित इजराइल यात्रा से पहले हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर आतंकी संगठन हमास को चेतावनी देते हुए कहा है कि उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ हमास को जड़ से खत्म करना है। सोमवार को इजराइल की संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू हुआ, जिसमें बोलते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल हमास के एक भी आदमी को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, हमास को उखाड़ फेंकना। היעד שלנו הוא ניצחון. ניצחון מוחץ על החמאס, מיטוט שלטונו והסרת האיום שלו על מדינת ישראל אחת ולתמיד. संसद में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ये हमारे वजूद की जंग है और हम इसे जीत कर रहेंगे। אבל עכשיו אנחנו ממוקדים במטרה אחת, לאחד כוחות ולהסתער קדימה לניצחון. לצורך זה דרושה נחישות, כי הניצחון ייקח זמן. संसद में नेतन्याहू ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमसे गलतियां हुई हैं और उन्हीं की वजह से हमास हम पर हमला कर पाया।